हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द बॉल पोएम। ये जो पोएम है ये आपके क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट बुक से ली गई है और ये बहुत ही मनमोहक, बहुत ही बेहतरीन पोएम है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम and I hope you will enjoy this poem. Okay. तो ये जो पोएम है, ये पोएम एक बच्चे के बारे में है, एक लड़के के बारे में है जो खेलते खेलते अपना बॉल जो है वो गुम कर बैठता है। द गाय लूजेस हिज बॉल। तो बच्चा खेलते खेलते अपना बॉल खो बैठता है। उसकी आँखों के सामने से उसका बॉल लुढ़कते हुए पानी में गिर जाता है। तो उसके बाद उस बच्चे को बड़ा बुरा लगता है और उसे तकलीफ़ होती है कि उसका जो सबसे अजीज़ खिलौना है, जिसे वो बचपन से अपने साथ रखे हुए था, जिसके साथ वो खेलता था, जिसके साथ उसकी इतनी सारी यादें जुड़ी हुई थी, वो बॉल आज पानी में गिर गई है और वो बच्चा बस एक टूक देखे कुछ नहीं कर सकता। वह लाचार बेबस अपने बॉल को पानी में तैरते देखता है। तो यहाँ पर पोएट जो है बच्चे को मनाने की कोशिश करते हैं, उसे अश्योर करने की कोशिश करते हैं कि उसे इस तरह उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के बॉल्स तो बाज़ार में और भी कई मिल जाएंगे। लेकिन ये बच्चा पोएट की इस बात से संतुष्ट नहीं होता। उसे वो चाहता है कि पोएट जो है उस बच्चे को अकेला छोड़ दे, उसके हाल पर छोड़ दे। तो पोएट भी उसके इस तन्हाई को, उसके उस अकेलेपन पर इंट्रूड नहीं करना चाहते, दखल अंदाज़ी नहीं करना चाहते। वह उस बच्चे को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। तो बच्चे को नए बॉल की लालच देने पर भी बच्चा नए बॉल लेना नहीं चाहता, क्योंकि पुराने बॉल के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। उसकी पुरानी यादें, उसका बचपन, सब कुछ उस बॉल से जुड़ा हुआ है। और अंत में उस लड़के को एहसास होता है कि किसी भी चीज़ को खोने का गम क्या होता है। ओके, अगर आपका कोई चीज़ खो जाए या किसी चीज़ का नुकसान हो जाए तो उसे बर्दाश्त करने की ताकत आपको बचपन से ही उठानी पड़ती है। किसी भी चीज़ को खोने की जो दर्द है उसे आपको बचपन से ही उठानी पड़ती है। ये इस बच्चे का पहला दर्द था, अपने अजीज वस्तु को खोने का। तो यही इस पोएम का मेन थीम है कि यू शुड नॉट रिपेंट फॉर द लॉस ऑफ एनी वैल्यूएबल थिंग दैट यू पोजेस, बिकॉज लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप एक वस्तु को हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते। यही इस पोएम का सबसे बड़ा थीम है। तो मैंने आपको इस पोएम का बैकग्राउंड दे दिया है। नाउ लेट्स बिगिन द पोएम। तो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अपने पोएम के फर्स्ट स्टैंजा को। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कह रहे हैं कि उन्होंने उस बच्चे को देखा है जिसका बॉल गुम हो गया है। सो व्हाट इज़ द बॉय नाउ? अब ये लड़का क्या करेगा? जिसके हाथों से बॉल छूटा है और जो पानी में गिर गया है, ये लड़का अब क्या करेगा? ओके, व्हाट इज़ ही टू डू? व्हाट देखिए, यहाँ पर व्हाट शब्द का जो प्रयोग है वो 2 बार हुआ है। व्हाट यानी कि पोएट जो है इस बात पर एम्फेसिस डालने की कोशिश कर रहे हैं
कि अब ये लड़का क्या करेगा। उसका बॉल तो उसके हाथ से छूट गया है, अब ये लड़का क्या करेगा। उस बॉल के छूटने के गम में ये लड़का अब क्या करेगा। आई सॉ इट गो मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। मैंने उसके बॉल को देखा था, वो सड़क पर झूमते उछलते लुढ़कते हुए नीचे की तरफ गया, सड़क के नीचे की तरफ, और उसके बाद फिर झूमते उछलते हुए वो पानी पर चला गया। उसके बाद पानी में जाकर बह गया। ठीक है, मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। तो उस बच्चे का जो खिलौना है, यानी कि उसका जो बॉल है, वो पहले सड़क पर उछलते कूदते झूमते हुए सड़क को पार करता है, और फिर झूमते उछलते हुए वो पानी पर चला जाता है। ऐसा लग रहा है बॉल तो बहुत झूम रहा है, बहुत खुशी में है, लेकिन लड़का जो है बहुत उदास है अपने बॉल के जाने के गम पर। ओके। थर्ड स्टैंजा में, सॉरी, सेकेंड स्टैंजा में हम देखते हैं पोएट आगे क्या कहते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेमलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। ओके, तो ये जो दूसरा स्टैंजा है, सेकेंड स्टैंजा, इसमें पोएट ने क्या कहने की कोशिश की है। ओके, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। ये कहने का कोई अर्थ नहीं है कि आपके पास दूसरे भी बॉल्स हैं। ओके, उस बच्चे को ये दिलासा देने का कोई फ़ायदा नहीं कि तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के बॉल्स तो बाज़ार में और भी कई सारे हैं। ओके, तो पोएट उसको मनाने की कोशिश कर रहा है ये कहकर कि एक छोटी सी बॉल के खोने पर तुम इतना उदास क्यों होते हो। ऐसे बॉल्स तो मार्केट में और भी कई सारे मिल जाएंगे। ओके, और सस्ते दामों में मिल जाएंगे, फिर तुम्हें उदास होने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बच्चे को जो है ये एक बहुत बड़ी हादसे की तरह लग रही है। ओके, अपने बॉल का छूट जाना उसे एक हादसे की तरह लग रही है। वह यह मानने को तैयार नहीं कि उसका अजीज वस्तु, उसका अजीज प्रिय खिलौना, उसका बॉल उसके हाथ से छूट गया है और पानी पर चला गया है। ओके, तो पोएट उसको मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चा समझ नहीं पाता। वो पूरी तरह से ट्रांसफिक्स हो चुका है, मतलब वो एक तरह से स्तब्ध हो गया है, मूर्ति की तरह खड़ा हो गया है। उसको कुछ नहीं सूझ रहा है कि आगे क्या करे। वह जानता है कि इस तरह के खिलौने वो फिर से ख़रीद सकता है, लेकिन वो अपने बॉल से अटैच्ड मेमोरीज़ को, अपने चाइल्डहुड डेज़ को, अपने बचपन की यादों को, अपने पुराने दिनों को वो नए बॉल में नहीं देख सकता, क्योंकि पुराने बॉल के साथ उसकी बचपन के यादें जुड़ी हुई हैं, उसके सपने जुड़े हुए हैं, उसके बचपन के दिन जुड़े हुए हैं, जो वो उसे ख़रीद नहीं सकता। वो बॉल तो ख़रीद सकता है, एक नए बॉल को ख़रीद सकता है, लेकिन अपने बचपन की यादों को, उनके मेमोरीज़ को, अपने चाइल्डहुड डेज़ को ख़रीद नहीं सकता। इस वजह से उस बच्चे का मन नहीं है कि वो एक नया बॉल ख़रीदे। वह तो इसी उम्मीद में बैठा है कि काश उसे अपना वो खोया हुआ बॉल वापस मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। थर्ड स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं देखते हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ टाइम अनदर बॉल, a dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls, balls will be lost, always little boy. तो इस स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके इस तन्हाई पर, उसके इस अकेलेपन पर कब्ज़ा नहीं करूँगा, इंट्रूड नहीं करूँगा, मैं उसे उसके हाल पर छोड़ दूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस।
ये कहना कि जो दूसरा बॉल है वो एक डाइम में, डाइम एक यूनिट होती है करेंसी की, जो 10 सेंट्स के बराबर होता है। और 1 डाइम इज़ इक्वल टू 10 सेंट्स। ये यूएस की करेंसी यूनिट है। तो पोइट कहते हैं कि जो दूसरा बॉल है वो 1 डाइम में आपको मिल सकता है, मतलब 10 सेंट्स में, इंडियन टर्म्स में कहें तो 10 पैसे में आपको एक बॉल मिल सकता है। फिर ये उदासी कैसी, फिर ये दुख कैसा। पर यहाँ बात पैसों की नहीं है, यहाँ बात है मेमोरीज़ की, यहाँ बात है यादों की, यहाँ बात है बचपन से जुड़ी हुई दिनों की। ठीक है। अब उस बच्चे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हमें अपने अजीज़ वस्तु को कितना संभाल कर रखने की ज़रूरत है, उनके खोने पर हमें कितना ज़्यादा दर्द हो सकता है। यह उसका पहला नुकसान था, यह उसका फर्स्ट लॉस था। और अब उसके इस छोटे से मस्तिष्क ने, एक छोटे से दिमाग ने इस लॉस को बेयर करना सीख लिया। इस लॉस के जो पेन है, लॉस का जो पेन है, जो दर्द है, उसको बेयर करना सीख लिया है। In a world of possessions, people will take balls will be lost always, little boy. पोइट कह रहे हैं कि ये जो पोजेसन की दुनिया है, जहाँ हर आदमी के पास कुछ न कुछ है, हर कोई किसी न किसी वस्तु का मालिक है। ऐसे में जो बॉल्स हैं वो बॉल्स कभी खो जाते हैं, कोई आपसे आपका बॉल्स छीन सकता है। ठीक है। यहाँ बॉल्स वर्ड का इस्तेमाल करके ये बताने की कोशिश की गई है कि आपका जो कीमती सामान है वो सदा के लिए आपके पास नहीं रह सकता। ऐसा वक्त आ सकता है जब कोई आपसे आपका कीमती सामान चुरा ले, या फिर आपका कीमती सामान कहीं गुम हो जाए, खो जाए, या फिर आपका कीमती सामान कहीं नष्ट हो जाए। ओके। तो हमें अपने पोजेशंस को पूरी तरह से अटैच्ड करके नहीं रखना है। हमें ये मान के चलना है कि ये जो जितने भी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, जो पोजेशंस हैं, जो वैल्यूएबल थिंग्स जो हमने ओन करके रखा हुआ है, उसका एक शॉर्ट लाइफ है। और हमें ये मानकर चलना है कि ये सदा हमारे साथ रहने वाली नहीं है। और इसके लॉस को, ये जो लॉस होता है इन चीज़ों को खो देने का, गुमा देने का, उस लॉस को बेयर करने की शक्ति हमें अभी से ही अपना लेनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं 4th स्टैंजा की तरफ। And no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss. How to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days. How to stand up. तो इस स्टैंजा में ये बताने की कोशिश की गई है कि एक बार खोई हुई वस्तु को लोग दोबारा खरीदना पसंद नहीं करते, क्योंकि पहले जो वस्तु आप खो बैठते हैं उसमें आपकी बहुत सारी मेमोरीज़, बहुत सारी हसीन पल, हसीन यादें जुड़ी होती हैं। मनी इज़ एक्सटर्नल। बात यहाँ पैसों की नहीं है। पैसे तो सभी के पास होते हैं और वो चाहे तो उन पैसों से खोई हुई वस्तुएं दोबारा ख़रीद सकते हैं, लेकिन बात है मेमोरीज़ की, बात है चाइल्डहुड डेज़ की। ओके। यहाँ बातें हो रही हैं आपके पुराने दिनों की यादों की, आपके बचपन की, जिसको कि हम पैसे रहते हुए भी खरीद नहीं सकते। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़। ये जो बच्चा है अब धीरे धीरे सीख रहा है, उभरना सीख रहा है इस दर्द से, इस तकलीफ़ से। अपनी कीमती वस्तु के खोने का जो दर्द है, उस दर्द से उभरना सीख रहा है। उसकी जो बेचैन आँखें हैं, ओके, बेचैन आँखों के पीछे जो उसका दिमाग है, वो दिमाग धीरे धीरे
इस दर्द को, इस तकलीफ़ को झेलना सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान। और यहाँ कौन सी ज्ञान की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है लॉस को बर्दाश्त करने का जो ज्ञान है, उस ज्ञान की बात हो रही है। ये ज्ञान हमें बताता है कि किसी भी चीज़ को खो देने की घड़ी में, किसी भी चीज़ को अपने हाथ से जुदा होते देखें, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान जब आपके हाथों से छूट जाता है, खो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो ऐसे में जो इस नुकसान को बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है, उसी क्षमता की बात यहाँ पे की गई है, उस एबिलिटी की बात की गई है। द एबिलिटी टू बियर द लॉस ऑफ समथिंग वेरी वैल्यूएबल। हर आदमी के पास ये ज्ञान होना चाहिए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। कई लोगों को इस ज्ञान का पता नहीं है और कई लोग इस ज्ञान को अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कई अजीज वस्तुओं को खो चुके हैं। तो ये ज्ञान हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि नुकसान को बर्दाश्त करना सीखे, नुकसान को बर्दाश्त करना सीखें, ताकि आगे चलकर किसी भी वस्तु का, किसी भी अजीज वस्तु का खोने का जो गम है, आपको झेलना ना पड़े। यही इस कविता का मूल मंत्र है। यहाँ पर आकर ये पोएम ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पोएम के पोएटिक डिवाइसेस की। तो पहला जो पोएटिक डिवाइस इस पोएम में यूज़ हुआ है, दैट इज़ एलिटरेशन। एंड व्हाट इज़ एलिटरेशन? व्हेन टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। जब दो या दो से अधिक पास पास रहने वाले शब्द एक ही तरह के कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, वो होते हैं हमारे एलिटरेशन। तो इस स्टैंजा को देखिए, जो ब्रैकेट के जो इस बॉक्स के अंदर है। स्टैंजा के फर्स्ट लाइन में आप देख पाएंगे रेड कलर से हाईलाइटेड किया हुआ वर्ड्स। पढ़ते हैं इसे, बाइज बॉल बैक। अगर आप इन वर्ड्स को पढ़ेंगे तो आपको बॉ शब्द का उच्चारण मिलेगा। बाइज बॉल बैक, हर शब्द में से बॉ का उच्चारण हो रहा है। तो इस तरह का जो इंस्टेंसेस है, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। एलिट्रेशन का एक और केस आप फोर्थ लाइन पर देख सकते हैं, इसी स्टैंजे के फोर्थ लाइन पर। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे। तो यहाँ पे वर्ड आया है मैन मस्ट। मैन मस्ट, मौ शब्द का उच्चारण दोनों में देखने को मिलता है, मैन मस्ट। सो दिस इज अ केस ऑफ एलिटरेशन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस हम देखेंगे वो है एनाफोरा। एनाफोरा मीन्स टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस स्टार्ट विद द सेम वर्ड्स। दो या दो से अधिक पास पास वाले जो लाइंस है वो एक ही शब्द से शुरू होते हैं। जैसे कि स्टैंजा में देखिए, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। ये लाइन शुरू हुआ है व्हाट शब्द से। उसके बाद जो लाइन शुरू हुआ है वो भी व्हाट शब्द से शुरू हुआ है, व्हाट इज़ ही टू डू। तो देखिए दोनों लाइंस एक ही शब्द से शुरू हुए हैं, व्हाट, और इस व्हाट वर्ड को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। ठीक उसी तरह से बाकी के जो दो लाइन्स हैं नीचे, वो एक ही वर्ड से स्टार्ट होते हैं और वो वर्ड है मेरीली। मेरीली बाउंसिंग
और मेरिली ओवर। तो दोनों लाइंस मेरिली वर्ड से शुरू होते हैं। तो इस तरह के लाइंस जो पोएम में यूज़ होते हैं इसे हम कहते हैं एनाफोरा। एनाफोरा का केस मैं पिछले पोएम में भी बता चुका हूँ। होप आपको पता हो व्हाट इज़ एनाफोरा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस इस पोएम में यूज हुआ है दैट इज़ रेपिटिशन। रेपिटिशन मीन्स वर्ड्स और सेंटेंसेस आर रिपीटेड टू ले एम्फेसिस ऑन इट। यहाँ पर शब्दों को या फिर वाक्यों को दोहराया जाता है, उस पर एक एम्फेसिस डालने के लिए, उस पर खास जोर देने के लिए। ठीक है, आप पहले स्टैंजा में देख सकते हैं। पहले स्टैंजा के 5th लाइन में देखिए, बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो यहाँ पर जो बॉल्स वर्ड यूज़ हुआ है वो 2 बार यूज़ किया गया है, बॉल्स बॉल्स। पोइट यहाँ पर बॉल्स पर एम्फेसिस देना चाहते हैं कि जो आपके बॉल्स है, यानी कि जो आपके पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, वो सदा के साथ आपके साथ रहने वाले नहीं हैं, वो कभी ना कभी गुम ज़रूर होंगे। और दूसरे स्टैंजा में आप एक इसी तरह का रेपिटेशन देख सकते हैं। इस स्टैंजा में देखिए, इस स्टैंजा के 2nd लाइन पर देखिए, व्हाट इज़ ही टू डू, आई सॉ इट गो। तो 2nd लाइन पर भी एक वर्ड रिपीट हुआ है दैट इज़ व्हाट इज़ ही टू डू। तो इस स्टैंजा में व्हाट वर्ड पर एम्फेसिस देकर पोइट ये जानना चाहते हैं कि अब ये बच्चा जिसका कि बॉल गुम हो गया है क्या करेगा। तो द पोइट का जो खास एम्फेसिस है या उनका जो जोर है वो यह जानने में है कि ये लड़का अब क्या करेगा। तो लड़के का जो एक्शन है, जो लड़का करने वाला है, उस पर पोइट ने ज़्यादा जोर दिया है, इसलिए यहाँ पर व्हाट शब्द का डबल प्रयोग हुआ है, व्हाट। तो ये केस है रेपिटिशन का। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। Okay friends, goodbye for now. We have come to the end of this series. We have come to the end of this poem. For more such videos, subscribe to my channel, Conquer Fear, Conquer English. Take care, stay happy, goodbye.